इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के संस्कृत संकाय के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आज वर्णमाला परिचय, जो सरल संस्कृत बोध का कार्यक्रम है, उस पर परिचर्चा करेंगे, उसका परिचय प्राप्त करेंगे। वर्णमाला का तात्पर्य है किसी भी भाषा के वर्णों का जो सुव्यवस्थित समूह होता है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसी भी भाषा की प्राथमिक इकाई होता है और वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, पद बनते हैं, पदों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्य का जो परिणाम है वो भाषा होती है। तो संस्कृत वर्णमाला का प्रारंभ आप सबने सुना भी होगा, आप सभी जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति 14 माहेश्वर सूत्रों से मानी जाती है। माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये भगवान महेश्वर अर्थात भगवान शिव के डमरू के निनाद से अर्थात डमरू के स्वरों से निःसृत मानी जाती है। जब भगवान शंकर ने महर्षियों की प्रार्थना पर जब उन्होंने ये प्रार्थना की कि उन्हें भाषा की आवश्यकता है आपस में संवाद करने के लिए और उस भाषा की इकाई के रूप में वर्णों की आवश्यकता है, तो भगवान शंकर ने अपने डमरू को बजाया, डमरू का निनाद किया और 14 बार उन्होंने डमरू बजाए। इसलिए 14 सूत्र संसार के समक्ष आए। उन 14 सूत्रों को मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। भगवान शंकर का डमरू है उसके स्वर की तरह हैं और वे सूत्र हैं 14 सूत्र। ऐ उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम झभय घट धश जब गड दश खप छठत चट तव कपय शस सर हल। इसमें जो अंतिम अक्षर हैं जैसे ण क ङ च ट ण, उनकी गणना नहीं करेंगे। बाकी जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, उसी में संस्कृत वर्णमाला के समस्त जो अक्षर हैं वो समाहित हैं। तो हमें अब ये देखना है कि वर्णमाला में उसका स्वरूप क्या होता है। वर्णमाला में सामान्यतः स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और संयुक्त वर्ण भी होते हैं। अर्थात पूरी वर्णमाला सामान्यतः 3 भागों में विभक्त होती है, स्वरों में, व्यंजनों में और संयुक्त वर्ण में। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है वे ही स्वर कहलाते हैं। मतलब कि स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। आपने जो अभी माहेश्वर सूत्र सुने उसमें ये अक्षर आए हुए हैं स्वर अ आ ई उ री 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 ए ऐ ओ और औ। ये इतने जो वर्ण हैं वही स्वर कहलाते हैं। अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा में इन्हें वोवेल्स कहते हैं और ये स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। जब आप इन वर्णों के स्वरूप को देखेंगे तो इनमें 3 प्रकार के स्वरूप उभर करके आते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। अब जैसे अ ई उ, ये ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जैसे आ ई उ, ये दीर्घ स्वर हैं। और तीसरा जो होता है वो प्लुत स्वर होते हैं और उनका उच्चारण कुछ इस तरह से इस तरह से करेंगे। तो जो प्लुत स्वर हैं उनका प्रयोग सामान्यतः संबोधन में किया जाता है। संबोधन का तात्पर्य किसी को पुकारने में स्वर को जब लंबा खींचा जाता है, जैसे हम कहें कि हे सीते, तो ये सीते जो स्वर है वह प्लुत स्वर है और यह एक प्रकार का स्वर है, लेकिन इसको एक तरह से लंबा खींच दिया गया है। तो इसलिए जो मैंने चर्चा की कि संबोधन में प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। सामान्यतः संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। उनमें हम बांट सकते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिनकी चर्चा हमने की है। ह्रस्व स्वरों के अंतर्गत अ ई उ रील री, जो इस हम सामने जो आपको तालिका दिखाई देगी उसमें इन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों का
आप विवेचन देख सकते हैं, उनका संकेत आप ग्रहण कर सकते हैं। दीर्घ स्वरों में आ है, ई है, ऊ है, री है, ए, ऐ, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वरों में जैसे अ, आ, ई, ऊ, ऊ, ये जो उच्चारण होगा इसी समान रूप से जैसे ए, ऐ, ओ, औ, तो ये सामान्यतः जब आप भाषा का प्रयोग करते होंगे तो इस पर ध्यान देते होंगे कि हम अपने व्यवहार में, भाषा के व्यवहार में इस प्रकार के स्वरों का प्रयोग करते हैं। अब जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सके, जिनके लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता हो, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसलिए कहा गया है स्वरानुगमते इति व्यंजनाः, अर्थात जो स्वरों का अनुगमन करें उन्हें व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो हमने माहेश्वर सूत्र अभी सुने थे, उनमें ह अक्षर से लेकर के और ल तक सारे व्यंजन वर्णों का समावेश हो जाता है, तो इसलिए इसको हल वर्ण भी कहते हैं। हल वर्ण का अर्थ होता है व्यंजन वर्ण। जैसे अच, अ से लेकर और च पर्यंत जो वर्ण होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, तो उसमें सारे स्वरों का समाहार हो जाता है, तो इसलिए अच स्वर वर्ण है और हल ये व्यंजन वर्ण है। तो ये जो व्यंजन है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और ये 3 भाग जो संस्कृत व्याकरण में आपको प्राप्त होते हैं, व्यंजनों के त्रिधा भेद प्राप्त होते हैं, वो इस प्रकार से हैं। तीनों जो व्यंजन के भेद हैं, पहला भेद है स्पर्श वर्ण, दूसरा है अंतस्थ वर्ण और तीसरा ऊष्म वर्ण। अब व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से जब वायु निकलती है तब वायु का अवरोध होता है, अर्थात जो हमारे मुंह के भीतर जिनके माध्यम से उच्चारण होता है उन्हें हम स्वर यंत्र कहते हैं। उन स्वर यंत्रों के माध्यम से वर्णों का उच्चारण होता है, और जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वायु मुख से बाहर निकलती है, लेकिन वायु टकराते हुए बाहर निकलती है, अर्थात वायु का उसे ही अवरोध कहते हैं। तो जब हम क, ख, ग, घ इत्यादि जो वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उस समय वायु का अवरोध हमें दिखाई देता है, और हम स्पष्ट रूप से उन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते जब तक कि उसमें स्वर मिले हुए न हों। जैसे क, अ, तो वो क बनता है। क का उच्चारण करने के लिए अ की आवश्यकता है। का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें क और आ ये दोनों मिले हुए हैं, और तभी हम सरलतापूर्वक उसका उच्चारण कर सकते हैं। व्यंजन वर्ण संस्कृत भाषा में 33 होते हैं, 33 इतनी संख्या उनकी होती है। अब आगे जो ये तालिका आपको दिखाई जा रही है उसे देखिए। इसमें विभिन्न वर्ग बताए गए हैं। जो व्यंजन वर्ग हैं वो कवर्ग हैं, चवर्ग हैं, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, अंतस्थ वर्ण हैं और ऊष्म वर्ण हैं। अब क वर्ग का तात्पर्य क्या है कि क से लेकर ङ पर्यंत ये जो 5 वर्ण हैं वो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क, ख, ग, घ, ङ ये क वर्ग के अंतर्गत आएंगे। चवर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य ये 5 वर्ण आएंगे। टवर्ग में भी 5 वर्ण हैं। आपने अन्य भाषाओं को, हिंदी भाषा को सीखते समय ये ध्यान दिया होगा कि ये सारे वर्ग वहाँ भी आपको व्याकरण में मिलते हैं। तो ये वस्तुतः कहाँ से आए हैं? वो वस्तुतः संस्कृत व्याकरण की ही देन है। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों से उन्हें हमने हिंदी भाषा में ले लिया है। तो टवर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, ट, ठ, ड, ढ, ण। जो तवर्ग होगा उसमें भी 5 वर्ण होंगे,
त थ द ध न। पवर्ग उसमें प फ ब भ म, और जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं, य र ल व। और ऊष्म वर्ण ये भी 4 होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह। ये जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ, उच्चारण में स्वरों का प्रयोग किया गया है। बिना स्वर की, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बिना स्वरों की सहायता के आप व्यंजन का उच्चारण सामान्यतः नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क कहने में उसमें अस्वाभाविक रूप से आया हुआ है। अब स्पर्श वर्ण कौन से वर्ण कहे जाते हैं? तो उनकी परिभाषा दी गई है कि कादयो मावसाना स्पर्शाः, अर्थात क जिसके आदि में हो और म जिसके अंत में हो। कादयः, क आदयः, क जिसके आदि में हो, और मावसाना, म अवसाना, अर्थात म से जिसका अवसान हुआ हो, म पर्यंत। ये जो वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो क से म तक का तात्पर्य क्या है कि उसमें कवर्ग भी आ जाएगा, चवर्ग भी आ जाएगा, टवर्ग भी आएगा और तवर्ग भी आएगा और पवर्ग भी आएगा। और स्वाभाविक रूप से जैसे हमने पीछे देखा कि कवर्ग में भी 5 वर्ण हैं, चवर्ग में भी 5 वर्ण हैं, टवर्ग में भी 5 वर्ण हैं, तवर्ग में भी 5 वर्ण हैं और पवर्ग में 5 वर्ण हैं। तो कुल मिलाकर के ये 25 जो वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और ये सभी जो कवर्ग है उसका उच्चारण कंठ से होने के कारण हम इस विषय को आगे समझेंगे। जब हम आगे के पाठ में जाएंगे, आगे के प्रकरण में जाएंगे, तो जो वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि जो कवर्ग अर्थात क ख ग घ ङ हैं उनका उच्चारण कंठ से होता है। तो इसलिए कवर्ग के जो स्पर्श वर्ण हैं उनको कंठ वर्ण कहा जाता है, और जो चवर्ग के स्पर्श वर्ण हैं उनको तालव्य इसलिए कहा जाता है कि उनका उच्चारण तालु से होता है। टवर्ग उसी तरह से जिसमें ट ठ ड ढ ण आते हैं, वो टवर्ग के समस्त वर्ण अर्थात 5 वर्ण वे मूर्धन्य कहलाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण मूर्धा से होता है। और तवर्ग के जो 5 वर्ण हैं त थ द ध न, वे 5 वर्ण दंत से उनका उच्चारण होता है अर्थात दांतों से, तो इसलिए वो सभी वर्ण दंत्य कहलाते हैं। पवर्ग के जो 5 अक्षर हैं, 5 वर्ण हैं प फ ब भ म, वे ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उच्चारण ओठ से होता है। अंतस्थ वर्ण ये जैसा कि मैंने पहले बताया, ये 4 अक्षर या 4 वर्ण होते हैं। ऐसे वर्ण जो उत्पत्ति में स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित हों उन्हें अंतस्थ कहते हैं। ये य र ल व हैं। ऊष्म वर्ण जो हैं वो उनकी संख्या भी 4 है। उसमें तालव्य श है, मूर्धन्य श है, दंत्य स है और ह, अर्थात श, श, स और ह। इन वर्णों को ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं? ऊष्म का अर्थ होता है ऊष्मा अर्थात गर्मी। तो इन वर्णों के उच्चारण में मुख से जब हम इन चारों वर्णों का उच्चारण करते हैं तो अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक ऊष्म वायु की प्रधानता होती है। अधिक गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो विभिन्न अक्षर हैं, विशेषकर जो स्पर्श वर्ण हैं, उनके 5 वर्ग होते हैं। तो उसमें कवर्ग से उसके 5 वर्गों का बोध होता है। जो क ख ग घ ङ, ये 5 कवर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो उनका बोध कवर्ग से होता है। चवर्ग से च छ ज झ य, इन वर्णों का बोध होता है। इसी प्रकार से अन्य सभी टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उनका भी हम
अवबोध कर सकते हैं, उनके बारे में भी, उनके विषय में भी हमारी समझ इससे विकसित हो सकती है। अब ये पुनः बताना आवश्यक है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही संभव है। अब जैसे पहले भी मैंने बताया कि क में जब आप ओ को संयुक्त करते हैं, मिलाते हैं, तब एक पूर्ण क यह व्यंजन वर्ण बनता है। यहाँ क व्यंजन के साथ सभी प्रकार के स्वरों का संयोग करके और नीचे प्रदर्शित किया गया है। जैसे हम एक ही वर्ण लेते हैं क, ये व्यंजन है। अब जितने भी स्वर हैं उन सबका इसमें संयोग करेंगे तो अलग अलग अक्षर, अलग अलग व्यंजन वर्ण बनेंगे। जैसे क में हम ओ इस स्वर को लगाएंगे तो क बनेगा। क में जब हम आ इस स्वर को लगाएंगे तो का बन जाएगा। क में जब हम री इस स्वर का प्रयोग करेंगे तो क्री ये वर्ण बनेगा। क में जब हम री का प्रयोग करेंगे तो क्री ऐसा वर्ण बनेगा और ये व्यंजन होगा। ग में जब हम ओ का प्रयोग करेंगे तो संयुक्त करेंगे, उसके साथ ग में ओ का संयोग होगा तो पूरा ग यह व्यंजन वर्ण बनेगा। ग में ही जब आ इस स्वर का आप प्रयोग करेंगे तो गा बन जाएगा। ग में जब ए की मात्रा आप लगाएंगे तो गे बनेगा। ग में जब आप ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा का मतलब ओ स्वर का प्रयोग करेंगे तो गो बनेगा। इसलिए जब भी हम व्यंजन वर्णों के विषय में ध्यान देते हैं, वो हमारी भाषा में निरंतर आते रहते हैं, लेकिन उनकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, उनकी संरचना कैसी है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए इस विषय को बताया जा रहा है कि जब आप क में ई का प्रयोग करेंगे तो की होगा, क में जब दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे तो की, इस तरह से आप उसका उच्चारण करेंगे और यह की जो है वह व्यंजन वर्ण होगा। उसी तरह से क में ए की मात्रा या क में ए स्वर इसका संयोग करेंगे तो के बनेगा, या ख में ए की मात्रा लगाएंगे तो खे बनेगा। तो इसी प्रकार से जो वर्तनी का प्रयोग हम करते हैं वो क, का, की, को, के, कई, को, अथवा ग, गा, गी, गु, तो इन सब में ये जो व्यंजन वर्ण हैं उन सब में हमने स्वरों को संयुक्त किया है। उसी का निदर्शन इस तालिका में किया गया है। इनमें कहीं कहीं और आप देखेंगे, जैसे श में हमने री लगाया तो श्री बन गया, र में उ इसका संयोग किया, इस स्वर का, र में उ इस स्वर का संयोग किया तो रू बन गया, दीर्घ उ का संयोग किया तो रू बना। अब उसी को र में अगर हम औ इस स्वर को संयुक्त करेंगे तो रौ बन जाएगा। किसी अन्य वर्ण का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे प वर्ग का प लीजिए, प में आपने ओ यह स्वर प्रयुक्त किया तो प पूरा बना, और उसमें जब आपने उ इस स्वर को संयुक्त किया तो पू, इस प्रकार से व्यंजन का निर्माण हो गया। अब हम जो संयुक्त वर्ण हैं उनके विषय में जानते हैं कि संयुक्त वर्ण बनते कैसे हैं या संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। तो जब दो अथवा दो से अधिक व्यंजन वर्ण आपस में संयुक्त हो जाएं, आपस में मिल जाएं, तो उन दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। और इन संयुक्त व्यंजनों के मध्य में किसी भी स्वर वर्ण का आगम नहीं होता है। जैसे हमने पहले जाना कि व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता आवश्यक है। जैसे हमने पहले इस पर ध्यान दिया कि किसी भी व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता आवश्यक होती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब संयुक्त व्यंजन वर्ण हमारे सामने आते हैं तो दो व्यंजन आपस में जब मिल जाते हैं बिना किसी स्वर की सहायता के, तब वह संयुक्त वर्ण कहलाता है।
जैसे क्ष, क्ष, इस क्ष की उत्पत्ति को आप देखेंगे तो क, मूर्धन्य ष और अ, ये तीन मिल करके, तीन वर्ण मिल करके क्ष इसका निर्माण करते हैं। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि क, क्ष, क और श में इनके बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है। क भी व्यंजन वर्ण है, मूर्धन्य ष भी व्यंजन वर्ण है, लेकिन इनके बीच में किसी भी स्वर का आगम नहीं हुआ है और अंत में फिर स्वर का प्रयोग करके क्ष इस संयुक्त वर्ण का निर्माण हुआ है। इसी तरह से त्र, ज्ञ, प्र, स्र, श्र इत्यादि संयुक्त वर्णों को हम देख सकते हैं। इस तालिका में ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार से संयुक्त वर्णों का निर्माण होता है। तो संयुक्त वर्ण हमने जाना कि संयुक्त वर्णों के बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं होता है। जैसे हमने क्ष की चर्चा की, क्ष, क, मूर्धन्य श और अ की सहायता से बना है। इसमें क और श के बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है। उसी तरह से त्र में त, र, इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया है, फिर अंत में स्वर की संगति हुई है और तब त्र बना है। उसी तरह से आपने ज्ञ, इस ज्ञ शब्द को अब जब आप उसकी व्युत्पत्ति देखते हैं तो इसमें ज, य और अ इनका प्रयोग हुआ है। ज और य के बीच में किसी भी स्वर का आगम नहीं हुआ है और ज, य मिल करके संयुक्त वर्ण बन गए हैं। तो इसी प्रकार से प्र का व्यवहार कर सकते हैं, स्र का कर सकते हैं, श्र, श्र जैसे आप श्रीमान, श्रीमती ऐसे शब्दों का व्यवहार करते हैं भाषा में। तो श्र में ये संयुक्त वर्ण कैसे बना? तो इसमें तालव्य श और र ये आपस में ये संयुक्त हो गए, आपस में मिले, लेकिन किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं हुआ, तो ये श्र शब्द बन गया है। अब अन्य संयुक्त वर्ण हैं, उनका भी उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे भ्र है, द्र है, ग्र है, ह्र है, क्र है। इनके निर्माण की विधि को इस तालिका में दिखाया गया है। चूँकि संस्कृत भाषा शिक्षण इस विषय का हम प्रारंभ कर रहे थे, तो इसका जो प्रथम सोपान है वह वर्णमाला का ज्ञान ही है। और वर्णमाला के ज्ञान से हम शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ हो पाते हैं, हमारी भाषा सुसंस्कृत हो पाती है। और संस्कृत भाषा की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो कुछ हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं। अन्य भाषाओं में लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है, लेकिन संस्कृत की एक महान विशेषता है कि, और देवनागरी लिपि की एक महान विशेषता है कि जो कुछ हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं। तो इसलिए इस भाषा के शिक्षण में भी आपको सरलता मिलेगी, आपको सीखने में आसानी होगी। और इसका कारण क्या है? इसकी वर्णमाला का स्वरूप है, इसकी वर्तनी का स्वरूप है। और इस वर्णमाला का जो शुद्धोच्चारण है वह आवश्यक है कि आप इस वर्णमाला की वैज्ञानिकता को समझें, इसकी सुव्यवस्थित स्थिति को समझें। और इस जो अभी हमने जिस पाठ को समझा, जिस पाठ को पढ़ा, जिस पाठ के विषय में चर्चा की, उसमें हमने स्वर वर्णों का, व्यंजन वर्णों का और संयुक्त वर्णों के संदर्भ में जाना। आगे के पाठों में हम वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ेंगे और शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से होता है उनके उच्चारण का अभ्यास करेंगे। तो आगे के पाठ में पुनः मिलते हैं। इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।